हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 5 फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और बेटा क्लास 12th का रिवीजन बैच का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत परिपथ से, वैद्युत चालन से। ठीक है बेटा, ये बैच थोड़ा फास्ट चलेगा बेटा क्योंकि ये रिवीजन बैच है। ठीक है, और इसको रिवीजन के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है वो। ठीक है, डेली पढ़िएगा आप लोग। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, हम चैप्टर हमारा वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। मतलब ये मान लीजिए सर्किट के बारे में पढ़ाए जाएंगे, इसके बारे में सर्किट हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है बेटा, हाँ, क्योंकि पूरी फिजिक्स में देखिए सर्किट बहुत हैं। प्रत्यावर्ती धारा ले लीजिए, चुंबक में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स में ले लो बेटा, सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है परिपथ में, हमसे सर्किट सॉल्व नहीं होते। ब्रिटिश-स्टोन ब्रिज है, किरचॉफ्स लॉ है ना, ओम्स लॉ, ये सब बच्चों की डिमांड है कि सर हमको एक बार इसको समझा दीजिए। तो ठीक है बेटा, इसको समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, तो चैप्टर नेम वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो इसमें हेडिंग आती है बेटा करंट। करंट क्या होता है, इसे बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट क्या बच्चों। आज हमारे पंखा चलता है, कूलर चल रहा है, फ्रिज, करंट है इसके अंदर। करंट होता क्या है विद्युत धारा, तो वो जान लें बेटा विद्युत धारा क्या होती है बच्चों। तो जैसे बेटा मान लो हमारे पास ये कोई चालक है, जान दो चालक जिसमें करंट फ्लो है। अब तुमको करंट क्या होता है, हाँ वही तो बताने वाले हैं। चालक, बेटा हमारे पास कोई चालक है, तांबे का तार है कोई, ये बेटा हमने इसको जोड़ दिया है किसी बैटरी से। बेटा सिंबल किसका है, बैटरी का होता है। ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट। ठीक है ना बेटा, तार बना किससे है, इस तार में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, पर दौड़ता कौन है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, प्रोटॉन नहीं दौड़ता है। तो बेटा हमें केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हम शुरू से आपसे कहते हुए हैं। तो बेटा मान लो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक बेटा, दरअसल मुक्त इलेक्ट्रॉन है। किसी चालक में करंट फ्लो करने में इन्हीं का हाथ होता है बच्चों, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है बच्चों। ये प्लस प्लेट और ये माइनस। अब तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन पर नेट आवेश नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा वो होता है E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा। ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट। अब ये प्लस क्या करेगा, ये धनात्मक प्लेट है बैटरी की, तो ये प्लेट बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। प्लस को किसकी जरूरत है, माइनस की। तो प्लस क्या करेगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से होकर आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और यहाँ से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें जाते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ चलेंगे, देखो यूँ, यहाँ से होते हुए ये सिरा ए मान लो, ये सिरा भी मान लो। तो इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, इसमें जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे ऐसे हम साइकिल की चेन की तरह। साइकिल में चेन होती है, हाँ उसी की तरह चलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही आवेश है, जानते हो। इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न करने का जरिया होता है बेटा। किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए धनावेश आ जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे उस पर ऋणावेश आ जाता है बच्चों, यही आवेश होता है। समझिए आवेश क्या होता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, धनावेश ऋणावेश, है ना। आवेश का आवेश उत्पन्न किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो विद्युत धारा यही धारा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी बेटा परिभाषा है। क्या इसकी परिभाषा देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह फ्लो की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे I से निरूपित करते हैं, मतलब इसको I से शो करते हैं बेटा। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी को शो किया जाता है छोटे छोटे सिंबलों से, तो इसको बेटा शो करेंगे I से। ठीक है, I को हम, अब बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = मान लीजिए इस चालक में, इस चालक में ये हमारे पास चालक है बेटा, माना इस चालक में T समय में, माना चालक में T सेकंड में या T समय में, माना चालक में T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है।
तो बेटा माना चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए 1 सेकंड में जो आवेश फ्लो होगा वो होगा q/t। भाई t सेकंड में q आवेश, तो 1 सेकंड में q/t आवेश। बेटा ये अनुपात ही विद्युत धारा बन जाता है। तो I = q/t, ये बेटा I का फॉर्मूला है। किसी टाइम मतलब किसी चालक में कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, ये अनुपात विद्युत धारा के बराबर होता है। तो बेटा किसी चालक में आवेश प्रवाही दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला I = q/t। इसको तोड़ सकते हो चाहो तो बेटा, हम जानते हैं q = NE। आवेश क्वांटिटी सिद्धांत पढ़ाया था आप लोगों को हमने, या पुट करो इसको। तो बेटा हो जाएगा I = NE/T। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक। धारा का जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलम, समय का बेटा सेकंड, कूलम पर सेकंड। या इसको खोजा था वैज्ञानिक एम्पियर ने। किसने? वैज्ञानिक एम्पियर ने। तो लोग एम्पियर को भूलना जाए, इसलिए इसका जो दूसरा मात्रक है बेटा ऐसे पद्धति में वो है एम्पियर्स। ठीक है बेटा। राशि कैसी है, किसके सदिश। वैसे किताबों में राशि अदिश मानते हैं इसको बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से विद्युत धारा प्रदिश राशि है। राशि कौन सी है? प्रदिश। वजह, क्योंकि बेटा देखिए विद्युत धारा में दिशा होती है, धारा में दिशा होती है प्लस से, मतलब प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, यूँ चलती धारा यूँ। इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे तो धारा चलेगी ऐसे, यानी कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है। ये बात ध्यान रखना बेटा। धारा या विद्युत धारा सदैव, विद्युत धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है। ये ध्यान रखना बेटा, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलेगी। देखो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ए से बी की तरफ तो धारा चलेगी यूँ, ठीक बेटा। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे तो धारा चलेगी ऐसे। ये इसका फॉर्मूला है। तो धारा में दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। अच्छा, दिशा होने के बावजूद भी ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। हाँ, ये तो वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करती है बस। तो इसमें दिशा तो होती है पर वेक्टर लोगों को फॉलो नहीं करती है, इसलिए न ये अदिश है न ये सदिश है, प्रदिश राशि। पर किताब में लिखा हुआ अदिश। अब बेटा फैसला आपके हाथ में है। अब चाहे वैसे अदिश मानिए चाहे प्रदिश मानिए, सदिश होकर है नहीं है, खैर कन्फ्यूजन रहता है इसमें। वैसे कायदे में अगर देखा जाए तो राशि प्रदिश है। राशि कौन सी बेटा? ये प्रदिश। अदिश बात नहीं जमेगी बच्चों। हाँ, अगर दिशा ना होती तो मैं अदिश इसको मान लेता, लेकिन दिशा तो है इसके अंदर, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। वजह ये है, और फैसला आपके हाथ में, आप फैसला कर लीजिए क्या मानेंगे। मेरे हिसाब से तो प्रदिश राशि, ब्लिंक बुकों में अदिश लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। ठीक है बेटा। तो ये था विद्युत धारा के बारे में, आपको पढ़ा दिया। इसका छोटा सा फॉर्मूला है I = q/t। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा, छोटा सा ये है ना। हाँ, और ठीक है बेटा, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है। ये बेटा करंट का फॉर्मूला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए इसके ऊपर। अच्छा, जो हमारे घर में जो करंट फ्लो होता है, घरों में जो करंट आ रहा है, कितना करंट फ्लो होता है? तो इन तारों में जो करंट आ रहा है बहुत है 10 एम्पियर। मान लो इस तार में या इस चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताओ इस चालक में 1 सेकंड में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं? कैसे निकालेंगे आप लोग? न्यूमेरिकल है बच्चों कि किसी चालक में 10 एम्पियर की और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ उसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं या कितने बाहर निकल रहे हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको? सिंपल, आई दिया 10 एम्पियर, क्या पूछा है कि 1 सेकंड में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो t बराबर 1 सेकंड। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n पूछ रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला बेटा ये वाला, क्योंकि n पूछा है ना। 2 फॉर्मूला करंट के तुम्हारे पास, I = q/t और I = NE/t। I कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर, तो 10। n आपसे पूछा गया है, n पूछा गया, ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। तो n = हो जाएगा बेटा I × t/e।
तो बेटा वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 10 एम्पियर, टी 1 सेकेंड में, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो एन का जो वैल्यू निकलेगी बेटा ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 19। काट लो इसको, 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसके अंदर। ये थी बेटा विद्युत धारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करेगा वही धारा के बराबर होगा, यानी गतिमान इलेक्ट्रॉन को हम धारा के समतुल्य मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये था विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो बेटा, जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसे हम धारा के बराबर मान लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है एटम के अंदर। किसके अंदर, एटम के अंदर, नाभिक के चारों तरफ। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की गति करने से उसमें कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम बच्चों, किसी परमाणु में गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण, किसी परमाणु में गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित विद्युत धारा, किसी परमाणु में गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित विद्युत धारा। तो बेटा देखो, ये एक परमाणु हमारे पास, इसका नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा परमाणु है, ये इसका नाभिक है। मान लो हाइड्रोजन परमाणु मान लिया मैंने, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन बी वेग से, ये इलेक्ट्रॉन बी वेग से नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, यूँ गति कर रहा है, यूँ एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा बहेगी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट कभी भी एक दिशाओं में नहीं चलते। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो धारा बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। मान लो इस एटम की त्रिज्या बेटा आर है, एटम की त्रिज्या आर है, तो बेटा इसमें आर क्या है, आर है परमाणु की नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन के आर है बेटा, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन का वेग भी है, कौन सा वेग, रेखी वेग। हाँ, क्योंकि बेटा ये वृत्त में गति कराए ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। और जब तुमने पढ़ा होगा बेटा क्लास 11th में कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें दो वेग होते हैं बेटा, एक कोणीय वेग ओमेगा, एक रेखी वेग बी। पढ़ा होगा आप लोगों ने। इन दोनों में संबंध क्या है बेटा, इन दोनों में संबंध है बी इक्वल टू आर ओमेगा, इसका यूज होगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षा में बेटा बी वेग से चक्कर लगा रहा है या गति कर रहा है या परिक्रमा कर रहा है। बट हम जानते हैं कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन धारा के इक्वल होता है, तो इससे कितना करंट फ्लो होगा इसके अंदर वो निकालना है बच्चों। थोड़ा मान लो इस इलेक्ट्रॉन गति से इस परमाणु में जो धारा उत्पन्न हो रही है वो आई है, तो तुम जानते हो बेटा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पढ़ा आप लोगों ने भी, ये धारा का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर क्या बेटा, क्यू यहाँ पर आवेश है, क्यू यहाँ पर आवेश है ना। और आवेश ये होता है बेटा क्यू इक्वल टू एन अपॉन टी। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है खाली, बस मैंने मान लिया कि इसमें इस एटम में या इस परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो एन का मान तो एक हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन टी। इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको। बेटा टी क्या समय, किसका समय, इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर का समय, कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है। टी बेटा समय, इलेक्ट्रॉन के चक्कर का समय, ये मान लिया हमने यहाँ बच्चों। टी बेटा समय को तोड़ दो, हम जानते हैं समय टी बराबर दूरी बटे चाल, समय टी बराबर दूरी बटे चाल। तो टी बराबर दूरी कितनी है 2 पाई आर, ये चाल बी है। टी की वैल्यू लगा दो एक में, तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट करो।
तो आई इजिकल टू ई, टी का वैल्यू बेटा डायरेक्ट 2 पाई आर अपॉन बी, तो आई इजिकल टू हो जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। एक बेटा करंट का तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला बी के पदों में है, वेग के पदों में। अभी इसको तोड़ेंगे, हम इसमें भी ब्रेक करते जाएंगे इसको भी, कौणी वेग के पदों में, कौणी वेग ओमेगा के पदों में। यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग क्या हो, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा हो तो हम जानते हैं बी इक्वल टू आर ओमेगा। बी का मान है लगा दो बेटा समीकरण 2 में, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर लगाओ, तो आई इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर, बड़ा बी की वैल्यू आर ओमेगा, आर सर कट गया, तो आई इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये बेटा आई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ये कोणीय वेग के पदों में। इसको भी आप तोड़ सकते हो आवृत्ति के पदों में, आवृत्ति के पदों में। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एन चक्कर लगा रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति वो एन है, एन चक्कर 1 सेकंड लगा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति क्या बेटा एन हो तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एन, इसे पुट करो, आई इक्वल टू ई 2 पाई एन अपॉन 2 पाई, आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई। तो बेटा यह किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा, ये फॉर्मूले होंगे इनके। सिंपल तो बेटा यही है, ये बी के पदों में, ये बेटा ओमेगा के पदों में, और ये एन के पदों में। नोट कर लो फटाफट स्पीड से। हो गया। तो बेटा अगला टॉपिक आता है इसमें वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध जानते हो, प्रतिरोध जो धारा का विरोध करे, वैद्युत प्रतिरोध। तो देखो बच्चों, यह वैद्युत प्रतिरोध क्या प्रतिरोध, देखो बेटा जैसे मान लो कि हमारे पास कोई तार है या कोई चालक है, हमने इसमें यहाँ से दिया करंट 10 एम्पियर। बेटा यहाँ से मैंने इसको करंट दिया कितना 10 एम्पियर, तो क्या उम्मीद है आपको यहाँ कितना करंट मिलेगा, 10 करंट दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या आपको 10 करंट यहाँ मिल जाएगा, 10 नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, 9, 8, 5, लेकिन 10 का 10 नहीं मिलेगा। 10 तो नहीं मिलेगा, खैर क्या 11 मिल जाएगा, क्या 12 मिल जाएगा, नहीं। जो करंट मैंने इनपुट दिया है पहले आपको वही नहीं मिल पाएगा, पहली बार तो ज़्यादा की छोड़िए, वही नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो मैं इसमें दिया करंट 10 एम्पियर, यहाँ तो मैं करंट मिलेगा 8 एम्पियर या 5 एम्पियर, ये करंट कम हो गया। तो ये चालक क्या कर रहा है, ये चालक इस करंट को रोक रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, इसको कम कर रहा है। यही प्रॉपर्टी बेटा चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो किसी चालक के द्वारा करंट के रास्ते में जो रुकावट लगाई जा रही है, जो उसका विरोध किया जा रहा है, उसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, उत्पन्न अवरोध, तो अवरोध बैरियर रेजिस्टेंस, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। थोड़ा वैद्युत प्रतिरोध चालक का होता है जो करंट का विरोध करता है। और इसको शो किससे करेंगे बेटा? आर से। हाँ, इसे आर से निरूपित किया जाता है, आर से। हाँ, मतलब उसका प्रतिरोध आर है, आर फॉर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये बात उठती है कि ठीक है, चालक जो है करंट को रोक रहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा। तो चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना? तो इसमें हेडिंग आती है कि किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। इसकी बेटा परिभाषा छोटी सी कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट लगाई जाती है उसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। और तो बेटा इसको हम शो करेंगे आर से, प्रतिरोध को। ठीक है बेटा, तो प्रतिरोध किसका होता है? चालक का, जो करंट को रोकता है। अब बेटा ये क्वेश्चन उठता है कि हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कैसे करें? तुम्हें कोई तार दे दी जाए कि लो साहब ये तार है तुम्हारे पास, एक चालक है, इसका प्रतिरोध निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे आप? तो इस चालक का प्रतिरोध ये डिपेंड करेगा इसकी ज्योमेट्री पर, इसकी आकृति पर, कि तार कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना छोटा है ना, उस पर डिपेंड करेगा बच्चों, यानी उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पर। तो इसमें अगली हेडिंग आती है बच्चों कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। तो जैसे कि आप जानते होगे बेटा, करंट को समझो पानी के द्वारा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि हमारे पास एक मोटा पाइप है, ये बहुत मोटा पाइप है, ये थोड़ा इससे कम मोटा पाइप है, ये और कम चौड़ा पाइप है, बट यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है। मतलब किस पाइप में से पानी आराम से फ्लो हो जाएगा? तो आप जानते हो चौड़ा पाइप है, इसमें से पानी आराम से चला जाएगा, नहीं दिक्कत तो आएगी, ऐसी बात नहीं पानी को फ्लो होने में। तो यहाँ से बेटा अगर देखा जाए तो इस वाले पाइप में से पानी इनकी अपेक्षा आराम से फ्लो हो जाएगा। यहाँ पानी को बहने में दिक्कत आएगी हल्की सी, यहाँ दिक्कत हो ज़्यादा आएगी। अगर पाइप और पतला हो जाए तो पानी को हो जाए दिक्कत आएगी बच्चों। तो जितना पाइप पतला होगा उसमें से पानी को फ्लो होने में उतनी दिक्कत आती है। पाइप चौड़ा होगा तो पानी आराम से फ्लो हो जाएगा। यही हिसाब बिल्कुल करंट का होता है बच्चों। तार मोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाते हैं, तार पतला है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत आती है। तो पाइप क्या करता है? पाइप पानी के रास्ते में रुकावट लगाता है। देख लो, ये प्रत्येक पाइप पानी के रास्ते में लगा रुकावट। ये रुकावट क्या है बेटा? ये रुकावट है वाटर रेजिस्टेंस, जलीय प्रतिरोध, जो कि पाइप के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। पर ये भी जान लो, अगर पाइप ना होता ना तो पानी फ्लो नहीं हो सकता। नहीं, पाइप ही पानी को बहने से रोक रहा है और बिना पाइप के पानी फ्लो नहीं सकता, ये भी बात है। तो वे लोग जो हमको रोकते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, बेटा वही हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आगे बढ़ना है तो प्रतिरोध को होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिरोध होना चाहिए जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर प्रतिरोध नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों। तो प्रतिरोध को होना बहुत ज़रूरी है, यही हमें रोकता है बेटा, यही हमें आगे बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, तो ये था जलीय प्रतिरोध। पर हमको पढ़ना है वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, है ना। हाँ, तो बेटा आपने देख लिया, अगर तार मोटा है यानी उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज़्यादा है। देखो जैसे बेटा हमारे पास एक पाइप है, ये मान लो एक तार है मेरे पास है, चालक है, तांबे का तार मान लीजिए, ठीक। इसका क्षेत्रफल ए है, मतलब उसका भी क्षेत्रफल ए है बेटा। या मान लो ये है क्षेत्रफल A1, ये है क्षेत्रफल A2। अगर मैं इसकी तुलना पाइप से करूं तो बेटा ये बताइए किस पाइप में से पानी आराम से फ्लो हो जाएगा? इसमें से। यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी बेटा। यही हाल करंट का होता है बच्चों। तो करंट के रास्ते में कौन सा तार ज़्यादा रुकावट लगाएगा? ये वाला, ये रुकावट कम लगाएगा क्योंकि तार मोटा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाएंगे बच्चों, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी। तो बेटा किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती? बताओ जरा भाई। एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा
तो उसका प्रतिरोध कम होगा, तो हो जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। और डिपेंड करेगा तार की लंबाई पर। अब भाई पाइप लंबा है, पानी को दूर ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ज़्यादा विरोध होगा उसका। तो अगर तार लंबा है या पाइप लंबा है तो लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, बड़ा एल यहाँ पर तार की है, लंबाई है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल इस दो कह दो। कि तार का प्रतिरोध आर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्हें कर दो कंबाइंड। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर करो कंबाइंड, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसको हटाइए, प्रोपोर्शनल टू कुछ हटाओ तो बड़ा कॉस्ट लेना पड़ेगा, यहाँ तो मैं नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो नियतांक आएगा बेटा वो आता है रो एल अपॉन ए। ये बेटा रो क्या है, जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सॉरी, जहाँ रो नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का, जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हाँ बेटा, रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का, हाँ बेटा ये डिपेंड करेगा पदार्थ पर कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। हाँ ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर, सिर्फ पदार्थ पर। रो कभी भी बेटा ध्यान रखना, लिख लो इस बात को, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ये कभी भी चालक की आकृति पर, उसकी मोटाई पर, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल डिपेंड करेगा उसके पदार्थ पर बस। ठीक है बेटा, हाँ ये तो ये इसका बेटा फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, एल तार की लंबाई, ए तार का क्षेत्रफल, ये बेटा आर का फॉर्मूला है। इस सूत्र से आप किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। बेटा ए यहाँ पर क्या होगा, ए तार का क्षेत्रफल, और तार का जो क्षेत्रफल है बेटा इसे बोल देंगे तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जो बेटा वृत्ताकार है। देखो ये बेटा इसकी शेप कैसी है, वृत्ताकार, ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि चालक की त्रिज्या मान लो आर है, ये चालक की त्रिज्या आर हो तो ए का जो मान होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसको आप पुट कर सकते हो बच्चों, तो इस फॉर्मूला निकलेगा आर बराबर रो एल अपॉन ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका बेटा फॉर्मूला है। आर यहाँ तार की त्रिज्या है, तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो रो तुम्हें दिया जाएगा, तार की लेंथ भी दे देगा, पाई की वैल्यू देगा, वो तुम आगे पुट करके इसका आंसर निकाल लेना बच्चों। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर। तो किसी चालक का प्रतिरोध ये डिपेंड करेगा तार की चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था, इस सूत्र से आप किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। अब बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, क्या है वो देखिएगा आप लोग। तो इसमें अगली हेडिंग आती है, किसी चालक के प्रतिरोध पर प्रभाव। ये किसी चालक के प्रतिरोध पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है दो बातों का, उसकी लंबाई का, उसके क्षेत्रफल का। ठीक है, और ताप का भी फर्क पड़ता है बच्चों, ताप के बारे में पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो पहले देखिए आप लोग कि लंबाई का क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम तार की लंबाई घटा दें या बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो किसी चालक के प्रतिरोध पर प्रभाव, किसका प्रभाव? चालक की लंबाई का प्रभाव। लंबाई घटाने से या बढ़ाने से उसका प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो किसी चालक के
बेटा किसी चालक के प्रतिरोध पर प्रभाव, किसका प्रभाव? नंबर 1 लंबाई का प्रभाव, चालक की लंबाई का प्रभाव। लंबाई चेंज करने से उसका प्रतिरोध चेंज कैसे होगा वो हमें निकालना है। तो बेटा देखिएगा, मान लो हमारे पास एक कोई चालक है, बेटा इसकी लंबाई मान लो L है, हमने इसे खींच दिया, हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, हमने इसे बेटा खींच दिया। कितना खींचा? इतना खींचा है, इसकी लंबाई हमने 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 1.5 गुनी, 2.5 गुनी कर दी। मतलब हमने इससे इतना खींचा, इसकी लंबाई, बाद की लंबाई पहले की लंबाई की n गुनी कर दी, n गुनी। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने इतना खींचा बेटा, इसकी लंबाई कितनी हो गई? n टाइम्स कर दी हमने, n गुनी कर दी, ये हो गई nl। इसकी लंबाई हमने कर दी n गुनी, तो लंबाई पहले थी l, फिर होगी इसकी nl। इसका प्रतिरोध पहले कितना था? वो था R1, अब हो गया बेटा R2। तो प्रतिरोध पहले क्या था? R1 था, अब हो गया R2, है ना बेटा। तो मैं R1 में और R2 में संबंध निकालना है। तो R2 का जो मान होगा, यानी सेकंड केस में प्रतिरोध होगा, सेकंड केस में जो प्रतिरोध होगा बेटा वही होगा R2 = n² इंटू R1। ये बेटा आपको प्रूफ करना है बच्चों, पेपर पूछा गया कई बार, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो बेटा, ठीक है। तो पहले इसका निकालो प्रतिरोध, फिर इसका निकालो। तो हम जानते हैं कि R बराबर रो L/A। यहाँ कर लो R1, यहाँ L1, यहाँ पर A1। रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो डिपेंड करता है चालक के पदार्थ पर। अब बेटा मेरे पास एक तार है या प्लास्टिक है, इसको मैंने खींच दिया, तो खींचने पर लोहा थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो प्लास्टिक ही। हाँ, अगर मेटेरियल चेंज हो जाता, अगर तार को खींचने पर उसका पदार्थ चेंज हो जाता तो रो चेंज हो जाता, तो रो चेंज नहीं होगा। तो R1 बराबर रो L1/A1, इसे कह दो बेटा। सेकंड केस में आ जाओ, ये प्रतिरोध R2 रो L2/A2, इसको 2 कह दो, और 1 में 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। समीकरण 1 भागित 2, लगाओ डिवाइड, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो हो जाएगा R1/R2 रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2। तो रो से रो कट गया बच्चों। तो बेटे R1/R2 क्या बचा? संख्या 34 के साथ जाएगी, L1/A2 अपॉन L1/A2 अपॉन L2 इंटू A1। तो बेटा शुरुआत में लंबाई कितनी थी इसकी? मान लो शुरुआत में हमने तार को नहीं खींचा, तो इसकी लंबाई बेटा मान लो L1 मान लो, तो L1 तो L है, L2 कितना कर दिया हमने? खींच कर इसे हमने n गुना कर लिया, 2 गुना 3 गुना जो भी हो, n की वैल्यू होगी वो। तो बेटा L2 जो होगा वो होगा nl। तो इसे यहाँ पुट कर लो आप लोग चाहो तो R1/R2 इजकल टू L1 तो L है, L2 nl, और ये A2 और ये A1। क्या तुम्हारे पास A2 A1 है? तुम्हारे पास A2 और A1 नहीं है, ये भी निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालोगे? तो बेटा हमारे पास अब यहाँ पर A2 और A1 नहीं है, इनमें संबंध है तुम्हारे पास, इनमें संबंध हमारे पास नहीं है। संबंध किस में है बेटा? संबंध हमारे पास L1 L2 में था, L1 L था, L2 NL था, लेकिन इनके क्षेत्रफलों में संबंध हमारे पास नहीं है। तो बस बेटा यही है कि हमें यहाँ पहले A1 और A2 में संबंध निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, तार तो वही है ना, देखो पहले तार लंबाई में कम था, हाँ लंबाई कम थी लेकिन मोटाई ज़्यादा थी, तुमने इसे खींच दिया तो लंबाई तो बढ़ गई, मोटाई उसी अनुपात में कम हो गई। अर्थात तार का आयतन जितना यहाँ पर था, आयतन यहाँ पर भी वही होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, हमारे पास वो 1 कप चाय है, 1 कप चाय है, उसमें परात में फैला लूँ उसको, तो क्या चाय बड़ी हो जाएगी कि चाय ज़्यादा हो जाएगी? रहेगी तो वही, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा तार तो वही रहेगा, ये तार का आयतन वही रहेगा। तो तार का आयतन जितना यहाँ पर है बेटा वही आयतन यहाँ पर होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। अर्थात आयतन 1 बराबर आयतन 2, तो जितना आयतन यहाँ पर होगा वही आयतन यहाँ पर होगा।
यानी आयतन 1 बराबर आयतन 2। अब आयतन कैसे निकालोगे? तार का आयतन, देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जबकि लंबाई चौड़ाई होता है क्षेत्रफल ए इंटू एच। तो हम आयतन को ए इंटू एच भी लिख सकते हैं या ए इंटू एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आयतन बेटा, यहाँ आयतन B1 और यहाँ आयतन बेटा B2, यहाँ इसका क्षेत्रफल A1, यहाँ इसका क्षेत्रफल A2। तो जितना आयतन यहाँ पर होगा वही आयतन यहाँ पर होगा, अर्थात A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक है बेटा, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? L2 अपॉन L1 हो जाएगा। बेटा इसे यहाँ पुट कर दो। तो R1 अपॉन R2 बराबर, ये तो कट गया आपस में ना, तो 1 अपॉन N, A2 अपॉन A1, तो A1 अपॉन A2, ये तो है तुम्हारे पास L2 अपॉन L1 है ना बेटा। तो A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2, ठीक है। तो बेटा R1 अपॉन R2, 1 अपॉन N, L1 वही L, L2 बेटा N L, कट गया, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा R2 इजकल टू N स्क्वायर इंटू R1। ये नोट कर लो। अब बेटे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर वो देखिएगा आप लोग। बेटा मान लो हमारे पास एग्जाम्पल देख लो है ना कि बेटा इस वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बेटा मान लो हमारे पास ये कोई तार है, मान लो इसका जो प्रतिरोध है मान लो 20 ओम है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, दे रखा आप लोग। बेटा हमने तार को इतना खींचा कि इसकी लंबाई हमने 4 गुनी कर दी। सपोज हमने इसे खींचा, इतना खींचा, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी। तो तार को खींचने के बाद इस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R1 दिया 20 ओम, R2 आपसे पूछ रहा है तार को खींचने के बाद तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो पूछ रहा है आप लोगों से, यानी R2 पूछा आप लोगों से। सॉल्व कर लो। हम जानते हैं R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1, यानी R2 बराबर N, कितना खींचा हमने तार को? 2 गुना के 4 गुना, जो भी दे रखा होगा 2 गुना दिया 2 लगा दो, यहाँ 4 गुना किया तो 4 गुना लगा दो, या 1.5 किया तो 1.5 लगा दो। तो जितना तार खींचेगा या जितनी लंबाई गुनी कर लेगा वो N की वैल्यू होगी बेटा। तो मैं तार को इतना खींचा, मान लो 2 गुना खींचा, मान के सपोज कर लो 2 गुना खींचा है, तो N का मान 2 लगा दो बेटा यहाँ पर, तो 2 का वर्ग इंटू R1। तो R2 बराबर 2 का वर्ग 4, R1 दिया 20 ओम, तो R2 का जो मान होगा 20 ओम हो जाएगा बच्चों। तो पहले तार का प्रतिरोध 20 ओम था,